नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संकट के बावजूद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। इसी के साथ शुक्रवार को चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान और किया। आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के 65 सीटों पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। इनमें एक सीट लोकसभा की है, जो कि 64 विधानसभा की सीटें शामिल हैं जिन पर उपचुनाव होंगे। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सही समय पर कर दिया जाएगा। साथ ही जिन सीटों पर उपचुनाव है उनकी भी तारीखों का जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 29 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी है, इसके पहले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 65 साल के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का आदेश दिया गया है। विपक्षी दलों के विरोध के कारण यह फैसला वापस ले लिया गया, क्योंकि विपक्ष ने इसका विरोध किया। मैनेजिंग एडिटर मेहर मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मेहर जी, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि तय समय पर ही बिहार के चुनाव होंगे और 65 सीटें, जिसमें से एक राज्यसभा की भी है, उसके साथ साथ विधानसभा की जो सीटें हैं उनको पर भी चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि 6 राज्यों के जो सीट खाली हैं उन पर भी चुनाव होगा। जी हाँ, सुनील सिंह पौरुष। अभी जैसा कि हमें जानकारी मिली है एनवी न्यूज़ को चुनाव आयोग के हवाले से और तमाम जो हमने लगातार कवरेज दिखा रहे हैं, तो इसमें एक बात बहुत ही साफ और स्पष्ट है कि बिहार के जो चुनाव होंगे वो 29 नवंबर से पहले होंगे। और चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे और बाकी जो असेंबली बाईपोल्स होने हैं, उपचुनाव जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी जो है अराउंड उसी वक्त होंगे, अराउंड सेम टाइम वो होंगे। तो ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबके इस बात पर सबका ध्यान था, सबकी निगाह थी कि क्या कोरोना को चलते जो स्थितियां, जो हालात बन रहे हैं, उनको देखते हुए क्या चुनाव सही वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, कैसे तमाम तरह गाइडलाइंस हैं फॉलो करने पड़ते हैं। कोरोना एक अलग महामारी के दौर में हम सब जी रहे हैं और चुनाव, खासतौर से विधानसभा चुनाव जिस पैमाने पर हो रहा है और बिहार जैसे सूबे का, तो वो अपने आप में काफी एक चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। तो उसको देखते हुए कुछ कयास थे, कुछ आशंकाएं भी थी कि क्या पता स्थगित हो या टल जाए या कुछ, लेकिन ये माहौल पहले से बन रहा था और चुनाव आयोग ने एक तरीके से उसकी औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी कि बिहार के जो विधानसभा चुनाव हैं वो 29 नवंबर से पहले होंगे। और साथ ही जो बाई इलेक्शंस होने हैं, एक लोकसभा सीट का, एक लोकसभा सीट जो खाली हुई थी उसके उपचुनाव होने हैं और 64 जो विधानसभा सीटें थी उनका भी था, तो वो सब भी एक ही समय में होंगे। सुनील, राजनीतिक परिदृष्टि से अगर देखा जाए मेहर जी, तो पहले जब कोरोना की स्थिति नहीं थी तब हमने देखा कि बड़ी बड़ी रैलियां, तमाम व्यवस्थाओं को आयोजित करके राजनीतिक दल जो है अपना माहौल बनाने की कोशिश करते थे। ऐसे में अब चूँकि कोविड-19 के नियमों का भी पालन करना होगा, कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये चुनाव? देखिए, चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती तो पहले चुनाव संपन्न कराने की थी, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक बिहार विधानसभा का जो टेन्योर है वो 29 नवंबर को खत्म हो रहा था। तो संविधान का तकाजा ये कहता है कि उसके पहले तय वक्त पर आपको चुनाव संपन्न कराने हैं। तो ये पहली चुनौती तो अब चुनाव आयोग ने अपनी मंशा साफ कर दी कि हाँ, ये हम लोग इस चुनौती में पार पा लेंगे। अब आपके प्रश्न का जवाब कि कितना जो राजनीतिक जो स्थितियां वहाँ बन रही हैं, कैसे क्या होगा, तो वहाँ गठबंधन वर्सेस गठबंधन की स्थिति है। ये सब जानते हैं कि वहाँ पर एक सत्तारूढ़ गठबंधन है जिसमें कि जनता दल यूनाइटेड, जिसके नीतीश कुमार चेहरे हैं, वो सीएम है, और साथ में सत्ता में साझेदार भारतीय जनता पार्टी, और एक अपोजिशन का गठबंधन है, उसमें निश्चित रूप से आरजेडी सबसे अहम घटक है। फिर बाकी जो विपक्ष का जो महागठबंधन है उसमें कितनी सीटें को लेकर क्या सहमति बन पाती है, क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है। क्योंकि बिहार में राजनीतिक स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। एक चुनाव के मोड में जब स्टेट जाता है तो चुनाव से पहले की स्थितियां होती हैं और चुनाव से पहले के जो करार होते हैं उनका एंड चुनाव के वक्त शायद कोई खास मतलब नहीं रह जाता है, जब तक वो चीजें सीटों को लेकर के बातें फॉर्मलाइज होती हैं या नहीं होती हैं। तो वो तमाम समीकरण है जिस पर सबकी निगाह बनी हुई है। लेकिन अभी देखने की बात है कि जो महागठबंधन है, विपक्ष है, उसमें, और दूसरा खुद ये भी अगर हम लोग देख लें तो अभी जिस तरीके से बिहार के चुनाव में अचानक से एक युवा राजनीति का दौर भी चल रहा है वहां पर, उसमें 4-5 महत्वपूर्ण चेहरे हैं
और उसमें कि ये भी कहना मुश्किल जैसे कि तेजस्वी यादव हो गए, फिर आपको चिराग पासवान हो गए, और बाकी जो मेन जो चेहरे आ रहे हैं उनके इर्द गिर्द, तो ये चुनाव इस लिहाज से काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आप ये चुनाव सिर्फ इस बात का नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी कितनी साख बचाने में कारगर रहती है, बल्कि एक तरीके से ये रिपोर्ट कार्ड होगा नीतीश कुमार का, जो लगातार इतने साल से वहां के सीएम बने हुए हैं, और उनका सुशासन को लेकर के उन्होंने खास उनका नारा रहा है, जिसमें बार बार दिलचस्प नारों के लिए बिहार चुनाव जाता रहा है कि अब की बार फिर नीतीश कुमार और सुशासन और तमाम चीजें। लेकिन वाकई में क्या बिहार की जमीनी स्थिति ऐसी है कि जहां पर सुशासन के वादे को, सुशासन के दावे को और विकास और तरक्की की चीजों को नीतीश कुमार प्रूव कर सके, जनता उस पर एतबार करे। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सरकार क्या दावे करती है, सत्तारूढ़ पार्टियां क्या दावा करती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये इस बात का है कि पब्लिक उन दावों पर कितना भरोसा करती, कितना यकीन करती, कितना एतबार दिखाती है। सुनील, बहुत शुक्रिया मिहिर जी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड में। हरिद्वार की ग्राम पंचायत दौलतपुर से जुड़े गांव जादोपुरी में ग्रामीणों की समस्याओं को एएनवी न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रमुखता से दिखाया और खबर का असर भी देखने को मिला। जी हां, इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद ग्राम पंचायत में बीडीओ रुड़की जनता की समस्याओं को सुनने पहुंची हैं, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी सुधीर चौहान को ग्रामीणों ने आड़े हाथों लिया। साथ ही वीडियो रुड़की के सामने ग्रामीणों ने पैसे लेने की जो ग्राम विकास अधिकारी सुधीर चौहान हैं उस पर आरोप भी लगाए। साथ ही ग्रामीणों ने भारी आक्रोश दिखाया, जहां पर एक महिला ने ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये महिलाओं के साथ बदतमीजी तक से पेश आते हैं, यानी कि अधिकारियों की साफ तौर पर क्लास ली गई और बताया गया ग्रामीणों के द्वारा, जहां पर उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो जाती थी। हम लगातार कहते हैं कि आपकी बात हम करेंगे, आपकी आवाज हम उठाएंगे, और हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसका असर भी देखने को मिला है। विकास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। विकास, खबर का असर हुआ है, अब अधिकारियों ने संज्ञान लिया जब खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें जिस तरह से भी पिछले समय एनबी न्यूज चैनल ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था ग्राउंड जीरो पर जाकर, जहां पर विकास, आपकी जो आवाज है वो इको कर रही है। हम चाहेंगे कि ये तकनीकी कमी को दूर किया जाए ताकि दर्शकों तक आपकी आवाज जो है साफ तौर पर पहुंचे। ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को इस दरमियान घेर लिया। जी हां, विकास अधिकारी वहां पर पहुंचे और इस दरमियान ग्रामीणों ने जाहिर तौर पर उन्हें रोका और बताया कि कैसे यहां पर मिलीभगत की जाती है, कैसे लोगों को ठगा जाता है, कैसे इन भोले भाले ग्रामीणों को छला जाता है। ये तमाम सारी शिकायतें आज उच्च अधिकारियों से की गई हैं। एएनवी न्यूज़ की टीम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हरिद्वार की ये खबर, जहां पर दौलतपुर विकासखंड का ये पूरा वाकया। आपको ये बता दें, हरिद्वार के ग्राम पंचायत दौलतपुर में जादोपुरी में ग्रामीणों की समस्याओं को एएनवी न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो से प्रमुखता के साथ दिखाया और खबर का असर हुआ है। विकास हमारे सहयोगी बने हुए हैं फोन लाइन पर। विकास, आज जाहिर तौर पर खबर का असर हुआ और ग्रामीणों की जहां पर कहीं सुनवाई नहीं होती थी, उस सुनवाई को आज सुनने के लिए पहुंचे नेता अधिकारी। बिल्कुल सुनील, आपको बता दें जिस तरह से एनबी न्यूज चैनल ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रमुखता से ग्रामीणों की समस्याओं को दिखाया था, तो आज बात की जाए तो जो खबर का संज्ञान लेकर जिला अधिकारी ने जो है कि सभी जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए और आज उसी के निर्देश का पालन करते हैं वीडियो रुड़की आज जो है जादवपुरी गांव दौलतपुर पंचायत में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने वीडियो को अपनी पूरी समस्या बताई। और तो वही जो महिला है, महिला ने भी जो ग्राम विकास अधिकारी सुधीर चौहान उनको भी आड़े हाथों लिया और वीडियो के सामने जब एक महिला ने शिकायत की कि जो ग्राम विकास अधिकारी है सुधीर चौहान, उनका जो रवैया है बात करने का महिला के प्रति ठीक नहीं है, तो वहीं पर जो सुधीर चौहान है जो ग्राम विकास अधिकारी है, उन्होंने साफ तौर पर महिला के साथ भी जो है दबंगी दिखाई और उनकी बातों को दबाने की कोशिश की है। लेकिन बात की जाए तो ग्रामीणों ने सबने इकट्ठा होकर जितने भी जो वहां पर अधिकारी पहुंचे उन सभी को आड़े हाथों लिया, जो ग्रामीणों की समस्या है उसको अवगत करा। लेकिन जिस समय हमारे साथ जुड़े हुए विकास डीडीओ हैं और एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत आपका एएनवी न्यूज़ पर। लगता है एएनवी न्यूज़ के सवालों से डर गए चौहान साहब, फ़ोन ही कट कर दिया। हालांकि एएनवी न्यूज़ की टीम जो है लगातार छोड़ेगी नहीं, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे हम।
विकास हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विकास, वीडियो साहब थे ये चौहान साहब? जी वीडियो साहब थे लाइन पर जो फोन रख दिया उन्होंने, फोन कट कर दिया सवालों का जवाब देने से पहले? बिल्कुल सुनील, बात की जाए तो जब वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीणों की बातों का जवाब नहीं दे पाए तो आज एनबी न्यूज चैनल के जवाबों का कैसे जवाब दे पाएंगे? तो साफ तौर पर देखा जा सकता है जो एक बड़ा घोटाला है यहाँ पर सामने आएगा और एनबी इसको छोड़ेगा नहीं। लगातार ग्राम जीरो पर जाकर एनबी की जांच पड़ताल फिलहाल जो है जारी है। और बात की जाए तो जिस तरह से जो उच्च अधिकारी कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी अभी तक इसमें कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा सुनील। बिल्कुल, जाहिर तौर पर किस किस तरह की समस्याएं और गिनाई आज जब ये अधिकारी पहुंचे इन लोगों से बातचीत करने के लिए? क्योंकि हम तो देख रहे हैं जनता पीछे पीछे चल रही है, उनसे कह रही है कि ठहरिए, सुनिए, हमारी ये समस्याएं हैं। लेकिन जो लोग पहुंचे हैं मौका मुआयना के लिए वो तो लगातार दौड़े ही जा रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल सुनिए, जो मुख्य समस्या है जैसे कि मनरेगा में जो ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य होते हैं, हालांकि धरातल पर मनरेगा में कहीं इस तरह के विकास कार्य नहीं दिखाई दिए हैं। हालांकि वीडियो वहां पर जब मुआयना करने गांव पहुंची थी तो सभी ग्राम वासियों ने वीडियो को मौके पर जाकर वहां पर दिखा, लेकिन किसी तरह का भी विकास धरातल पर नहीं दिखा है। और ग्रामीणों ने साफ तौर पर आरोप लगाया जिनके मनरेगा में जो जॉब कार्ड बने हैं उनमें इनकी मजदूरी 1 महीने की, 2 महीने की, 10 दिन की, 20 दिन की, इस तरह से उसमें जॉब कार्ड में जो वहां के सेक्रेटरी है उनके द्वारा चढ़ाई गई थी। लेकिन ग्रामीणों को इनका 1 भी रुपया या बैंक से नहीं मिला है। जो इनके सेक्रेटरी के जो रामपाल है कोई, उन पर भी ग्रामीण आरोप लगा कि अपने किसी निजी पीए को जो है सुधीर चौहान वहां पर भेजा करता था ग्रामीणों के पास, जो कि बैंक से पैसा निकालकर सुधीर चौहान तक पहुंचाता था और इनको 500-400 रुपए जो ग्रामीण के बैंक में से निकालकर उनको दिया करता था। अगर कोई ग्रामीण अब ये टीम पहुंची है विकास, इस टीम ने क्या आश्वासन दिया है इन लोगों को जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जिनसे पैसा लिया गया है, इन्हें छला गया है? इनको क्या भरोसा दिया गया? क्या इस जो ग्राम विकास अधिकारी है उस पर कार्रवाई की बात कही गई? बिल्कुल, आपको बता दें जिस समय वहां पर वीडियो पहुंची थी तो साफ तौर पर वीडियो ने ग्रामीणों को यहाँ पर संकेत किया कि जितने भी अधिकारी हैं जो भ्रष्टा में सम्मिलित पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और वीडियो मैडम ने सभी ग्रामवासियों को आश्वासन भी दिया है कि इस चीज की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनील, आप बने रहिएगा और जाहिर तौर पर इस खबर पर लगातार तब तक जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता हम इस खबर को प्रमुखता से उठाते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ग्राम पंचायत दौलतपुर से जुड़ा हुआ ये पूरा वाकया, हरिद्वार से ये खबर। उत्तराखंड के हरिद्वार में एएनबी न्यूज़ के असर का साफ तौर पर एक नज़ारा देखने को मिला। जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया तो इस खबर का असर देखने को मिला। एएनबी न्यूज़ एक बार फिर से लोगों में अपना भरोसा कायम करता हुआ, लोगों की आवाज़ बनता हुआ एएनबी न्यूज़। और अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। पुनिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे पर कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा पीएल पुनिया ने, वो आपको सुनाते हैं। उसमें जो अपनी बातें, बहुत सी बातें कही है, लेकिन एक बात ये भी कहा है कि कोरोना संकट ने बहुत चीज़ों को प्रभावित किया है, लेकिन हमारी एस्पिरेशंस, हमारी आकांक्षाएं, उनको नहीं किया। आकांक्षा सब में रहती हैं, नौजवानों में, जो मजदूर हैं उनमें है, जो छोटे व्यापारी हैं उनकी आकांक्षा है, लेकिन इनकी आकांक्षाएं थी तो कोई पूरी नहीं हुई। मुहैया कराना चाहिए। जब ये करेंगे, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो इंडस्ट्री चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो एक साइकिल चल रही, इकोनॉमिक साइकिल चलती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को रिवाइव भी किया जा सकता था। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। जो चाहे नोटबंदी हो, फिर जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया हो, अब नोटबंदी पूरी तरह से हर एक्टिविटी को बंद कर दिया गया हो, ये ऐसे कदम है सरकार के जिससे इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक वीडियो उनका जारी हुआ था जिसमें सरकार कहती है कि वो फ्री हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि वो फ्री है, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन उनको घर से बाहर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि घर से बाहर मुझे नहीं निकलने दे रहे हैं। तो ये
गंभीर बात है। सरकार के सामने सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बयानी करती है, झूठ बोलती है, तो ये कंटेम्प्ट वोट। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी परीक्षा के रिजल्ट के कथित देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को युवाओं के रोजगार से जुड़ी हुई इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार रोजगार बहाली परीक्षा के परिणाम दो, देश के युवाओं की समस्या का समाधान दो। राहुल गांधी ने यह कमेंट एक खबर को शेयर करते हुए लिखा, जिसमें कहा गया कि अगस्त में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.4% पहुंच गई। जुलाई में देश में लेबर फोर्स की संख्या 42.4 करोड़ थी, जो अगस्त में बढ़कर 42.8 करोड़ हो गई है और इस बढ़ोतरी से बेरोजगारी की संख्या भी बढ़ी है। ये संख्या 3.2 करोड़ से बढ़कर अब 3.6 करोड़ हो गई है। पंजाब के पटियाला में अलग अलग विभाग के कर्मचारियों द्वारा दफ्तरों के बाहर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और इस बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग के कर्मचारी परमजीत सिंह ने बताया कि हमारा आज का धरना प्रदर्शन सरकार द्वारा 2004 के बाद की गई सरकारी भर्तियों पर एनपीए लागू करने को लेकर है। परमजीत सिंह ने बताया कि इस नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद किसी भी विभाग में 2000 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की पेंशन नाम मात्र रह जाएगी। तक प्रोटेस्ट ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1/1/2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 1000 ਜਾਂ 2000 ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच अब हिमाचल प्रदेश से लगते तिब्बत बॉर्डर पर तिब्बती विशेष सीमावर्ती बल की तैनाती की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जवानों की रवानगी हुई है। हिमाचल के किन्नौर और लाहौर स्पीति में लगती चीन की सीमाओं पर तैनाती के लिए एसएफएफ के जवान जो है रवाना हुए हैं। शिमला पहुंचने पर तिब्बत समुदाय के लोगों ने इसका स्वागत किया और सीमा पर सुरक्षा करने के लिए सैनिकों की हौसला अफजाई की। तिब्बती समुदाय के बच्चों, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों ने शिमला के पथा घाटी पहुंचने पर सैनिकों का अभिवादन किया। ਇਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1/1/2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 साल की बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला। पूरी घटना पर पुलिस का कहना है कि बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। लखीमपुर खीरी जिले में 20 दिन में यह रेप की तीसरी वारदात है। साथ ही आपको बता दें, बच्ची बुधवार को गायब थी। गांव के पास उसका शव मिला। सिर पर चोट के निशान पाए गए थे। बच्ची के पिता ने अपनी शिकायत में गाँव में ही रहने वाले लेखराम पर आरोप लगाया। उनका आरोप है कि पुरानी दुश्मनी में उनकी बेटी को किडनैप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। वहीं एसपी सतेंद्र सिंह ने कहा कि सूचना मिलने पर जब पुलिस की एक टीम अभियुक्त को पकड़ने पहुंची तो वह खेत में भाग गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है, हालांकि उसे दबोच लिया गया। 3 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। लखीमपुर खीरी की ये घटना वहाँ पे पहुंची और अन्य टीमें आ ही रही थी रास्ते में कि उसी दौरान गन्ने के खेत की तरफ जो है अभियुक्त भागता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जो उसने पुलिस पे फायर भी किया। उसका पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम सोहराब। बिहार के सीवान जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब गुप्त सूचना के आधार पर बडहरिया थाना क्षेत्र के
रसूलपुर गांव में छापेमार कार्रवाई कर 7 कुख्यात बदमाशों को धर दबोचा गया। ये कार्रवाई एसटीएफ और सीवान पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर की। अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्टल, 3 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ ही 4 खोखा और एक अपाची बाइक, 10 मोबाइल और लूट के करीब 25,000 की नकदी बरामद हुई है। सीवान के एसपी अभिनव कुमार ने बताया कि अपराधी जब एसटीएफ टीम और सीवान पुलिस वहां पर पहुंची तो इनको देखकर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। उधर राजस्थान में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह हो चुकी है। बीजेपी के नेता लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जोधपुर दौरे से लौटने के बाद सतीश पूनिया की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं जोधपुर दौरे के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात की थी और अब उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की खुद से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी लोग अपना परीक्षण जरूर करा लें और सहयोग के लिए उन्होंने धन्यवाद भी लिखा है। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ बाढ़ की विकराल स्थिति। इन दिनों आपको बता दें कि बिहार पूरी तरह से बदहाल स्थिति में नजर आ रहा है। कोविड-19 के कहर से पूरा बिहार लॉकडाउन का दंश झेल रहा है, तो वहीं करीब 14 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर लाखों लोगों को बेघर करने को मजबूर कर दिया है। लोगों की परेशानियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोग जहां पर आपको बता दें सड़क पर रहने को मजबूर हैं। इसी बीच अब बक्सर में भी गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते यहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने 25 पंचायतों में विशेष निगरानी रखी हुई है। जिलाधिकारी ने बक्सर और डुमराव अनुपमंडल के एसडीएम को सावधान कर दिया है। तो वहीं बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मदद करने की भी बात जिला प्रशासन कर रहा है। वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो कि कभी 1 या कभी 2 सेंटीमीटर वृद्धि हो रही है, जो अभी जलस्तर 58.89 मीटर पहुंच चुका है, जो कि अभी चेतावनी बिंदु से 43 सेंटीमीटर कम है। कन्हैया कुमार, कन्या अभियंता, केंद्रीय जल। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोडवेज के आईटीआई अधिकारी को और एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी विक्रम सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अधिकारी के खिलाफ एक रोडवेज कर्मचारी ने शिकायत की थी। उससे रिमार्क नहीं लगाने पर जी हाँ बस की चेकिंग नहीं करने के एवज में 2,500 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम से की गई और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी और कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।